गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन। तो आज जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 5 जुलाई 2025, हम ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। और एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ, सैटरडे को हम फैक्ट्स एंड न्यूज़ नहीं देते हैं, सैटरडे को हम देते हैं मैप इन न्यूज़। बट आप बोलोगे मैम आज के तो यहाँ पे टॉपिक पे हमें फैक्ट्स भी दिख रहा है, मैप भी दिख रहा है, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में बहुत सारे फैक्ट्स आए थे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो ये देने का मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, हमारा सैटरडे स्पेशल मैपिंग न्यूज़ रहता है, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर न्यूज़ में रहे तो चिंता मत करो, वो मैं कवर करूंगी ही। चाहे ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस 40 मिनट के बगैर 50 मिनट भी अगर चलना पड़े तो चलूंगी, लेकिन आपको अगर पूरी मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे देती हूँ आज के न्यूज़पेपर से तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। ठीक है, तो ये चिंता मत करो कि कुछ टॉपिक छूट रहा है, सब कुछ यहाँ पे कवर तो हो रहा है। सब कुछ बोले तो 80% तो कवर हो रहा है, 20% की सर्टेनिटी किसी चीज में भी नहीं होती है। ठीक है, एंड 80% पढ़ोगे तो 100% तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही। राइट, तो चलिए आज का न्यूज़ पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज अगर सैटरडे स्पेशल कोई वर्किंग एस्पिरेंट यहाँ पे देख रहे हो ये एनालिसिस को, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि व्हाई दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस इज थोड़ा सा डिफरेंट। क्योंकि देखो चीजें एक ही है, बाकी न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी यही सारे पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे यहाँ पे है ना एकदम ही कुछ अलग है, नहीं, टॉपिक तो एक ही है ना। न्यूज़पेपर में भी एक ही टॉपिक होता है, हर न्यूज़पेपर में घुमा फिरा के लिखते हैं बस। तो यहाँ पे क्यों अलग है मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टैटिक के फैक्ट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, ताकि स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स जो आपकी नोट्स है वो अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होती रहे। क्योंकि नोट्स अच्छा रहेगा तभी आप रिवाइज कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे तो एग्जाम में कन्फ्यूजन कम होगी, और कन्फ्यूजन कम होगी तो प्रीलिम्स भी अच्छे से क्लियर होगी। एंड साथ ही साथ प्रीलिम्स क्लियर होगी तो मेंस में पढ़ना पड़ेगा, मेंस में पढ़ाई के लिए आपके पास नोट्स चाहिए अगेन। एंड नोट्स अभी से अगर अपग्रेड करते रहोगे इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव प्लस अपने स्टैटिक जो भी रहता है बाकी दोनों को मिला के, या इंटरव्यू के भी कुछ फैक्ट अगर हो, तो ये सारा कुछ मिला के जो आपको नोट्स एक हॉलिस्टिक वे में प्रिपेयर करना है, वो भी मैं यहाँ पे आपको टिप्स तो देती हूँ। एंड साथ ही साथ न्यूज़पेपर से आप क्या ऐड कर सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मेंस के लिए भी, अगेन इंटरव्यू के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है तो मैं आपसे डिस्कस तो करती हूँ। आपने अगर लास्ट मंथ से मेरे साथ ये कंटिन्यू किया है, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट राइट नाउ। ठीक है, तो इसी चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। व्हाई? बिकॉज करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट 80% ऑफ स्टैटिक, राइट। तो ये आज मैं इसलिए दोबारा बोल रही हूँ, आप भी बोलते होगे कि मैम बार बार एक ही चीज बोलते हो, तो आप स्किप कर देना ये पार्ट जिनको पता है। ठीक है, मैं न्यू एस्पिरेंट्स के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे। যোনে ইয়াতে আজি স্যাটাৰডে ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েণ্ট হয়, তো আপুনি যদি সেইটো ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে মই আকৌ কৈ আছোঁ যে আমি ইয়াতে ষ্টেটিকৰ লগত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হলিষ্টিক ৱেত আপোনাক নোট ফৰ্মেটত দিওঁ। নোট ফৰ্মেটত কিয়? আগত আপুনি চাব পাৰিব যে মই পিপিটিটো যে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আপোনাৰ কাৰণে, তাতে নিউজো থাকে, তাতে আপোনাৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভত কি ফেক্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰিলিমছ মেইনছ ইভেন ইণ্টাৰভিউ অলছ' আৰু আদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামতো যোনখিনি হেল্প হ'ব আপোনাৰ সেইকেইটা, এণ্ড দেন MCQ তো এটা পেজত যাতে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে এণ্ড আপোনাৰ ডিজিটেল নোটছটো আপুনি মেইনটেইন কৰি যাব পাৰে ফ্ৰম ডে ওৱান অফ ইয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যন, যাতে এক্সামৰ পাছত আৰু মই ক'ব খোজো যে এক্সামৰ আগত ধৰক প্ৰিলিমছৰ আগত আপুনি বাল্কি কিতাপ আৰু সেইবোৰ লৈ বহিব নালাগে আৰু। ঠিক আছে, আপুনি ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ PDF এটা নিজৰ বনাওক, অনলাইন নোটছ, নহ'লে বা ফোনত আপুনি গেলেৰীত এটা এলবাম বনাব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে, সেইটো স্ক্ৰল কৰি যাব, পিক্টোগ্ৰাফিক মেমৰিটো প্ৰেক্টিচ কৰি যাব, হয়নে নহয়? তো সেইকাৰণে সেই নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো আপুনি চাই ল'ব, 2xত চাই ল'ব। You will cover all newspaper analysis, our newspaper analysis in 20 minutes only. 2xত চাই ল'ব যে কিবা ৰৈ গ'ল নেকি। আপুনি যদি বেলেগ নিউজপেপাৰ এনালাইচিছ ফ'ল' কৰি আছে অবভিয়াছলি কৰক, সেইটো আপোনাৰ কল হয়। মই কৈ আছোঁ বাকী নিউজপেপাৰ যোনখিনি নাই, ধৰক নিউজ এনালাইচিছত যোনটো ফ'কাছ কৰিব পৰা নাই সেইটো মই ইয়াতে কৰিছোঁ, যাতে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বেলেগ ডিফাৰেঞ্চ এটা আপুনি হেল্প হ'ব পাৰে যে অ'কে আমাৰ ষ্টেটিক নোটছত কোনখিনি ফেক্টছ আমাৰ এড কৰিব লাগে আমি ইয়াৰ পৰা পাই আছোঁ, মেইনছত আমাৰ কেনেকুৱা আপগ্ৰেড কৰিব লাগে আমি ইয়াৰ পৰা পাই আছোঁ। তো যদি আপুনি বিগিনাৰ হয় এইটো নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আপোনাৰ বহুত দৰকাৰ, বিকজ বিগিনাৰক বহুত চিম্পল বস্তুখিনি আমাৰ কমপ্লেক্স আমি কৰি দিওঁ আগত,
mistakes. So ইয়াতে আমি সেইটো ডিছকাছ কৰোঁ লগতে with all these important news initiatives. ठीक है सर? तो चलिए आज का हम न्यूज़ पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि जो ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने कहा है कि हमारा जो बोरो पीस अकॉर्ड है वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है बाय द एंड ऑफ 2025 तो हम फिर एक तो मेजर प्रोटेस्ट तो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे उनके प्रोमिसेस अभी भी फुलफिल किए नहीं है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो ये तो हो गई जनरल न्यूज़। ठीक है, आम जनता वाली न्यूज़। एज एन एस्पिरेंट आपको क्या क्या जानना है वो हम देख लेते हैं। बोरो पीस अकॉर्ड 2020 वो है क्या? was the third major peace deal since 1993 to resolve long standing Boro insurgency. ये प्रॉमिस क्या क्या करता है इस अकॉर्ड के थ्रू कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ बोरोलैंड टेरिटोरियल रीजन दैट इज बीटीआर, रिप्लेसिंग बीटीएडी, इकोनॉमिक पैकेजेस ताकि न्यू बोरो सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सके, देन प्रोटेक्शन of Bodo language and culture, rehabilitation of NDFB cadres. NDFB means National Democratic Front of Bodoland, an armed insurgent group. ठीक है, तो कुछ इनके फैक्शंस हैं जिन्होंने अपना आर्म्स गिव अप कर दिया। ठीक है, तो इनके लिए रिहेबिलिटेशन लाया जाए, राइट? तो यही बोरो पीस अकॉर्ड कहता है। तो ये आया कब था? लाइक पीस अकॉर्ड ईयर जनवरी 27 2020। ये अकॉर्ड जो है इज कंसिडर्ड एज नॉन सेक्शन सेक्शनिस्ट फोकसिंग ऑन ऑटोनॉमी। ये स्टेटहुड पे फोकस नहीं करता, ऑटोनॉमी पे डिपेंड करता है, सॉरी फोकस करता है, राइट? तो ये जो बोडो मूवमेंट है स्टार्ट कब हुआ था? 1980s में, डिमांडिंग सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोलैंड इन असम। ये तो बोडो मूवमेंट हो गया। और बोडो पीस अकॉर्ड ये थोड़ा सा बेसिक आप याद रखना। ठीक है, एंड ये जो बीटीआर रीजन है दैट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ये 4 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, कोकराझार, बक्सा, उदालगुड़ी, चिरांग। ये मैप में जाके देखना, असम मैप में। ठीक है, या साथ ही हो तो गूगल में अभी गूगल इमेज में जाके असम मैप देख लो। ठीक है, बोडो इज एन ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ असम। ये कुछ फैक्ट्स है, याद रखना है। और ये तो हमने पढ़ा ही है, फिर भी मैंने एक बार दे दिया कि कौन सा शेड्यूल है जो ऑटोनोमस काउंसिल को फिनेंशियल, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी देता है या एम्पावर करता है? दैट इज 6th शेड्यूल। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आप अगर एपीएससी दे रहे हो, इवन इफ आप अगर यूपीएससी दे रहे हो, तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूपीएससी दे रहे हो तो आसाम से हो तो पूछेंगे। आप अगर यूपीएससी दे रहे हो दूसरे भी स्टेट से हो, नॉर्थ ईस्ट तो फेवरेट टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वहां से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्यों नहीं पूछ सकते? इंटरनल सिक्योरिटी आपका चैप्टर सिलेबस है ना यूपीएससी में भी, एनएपीएससी वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसी बेसिस पे ये एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। सो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है शहीद स्तंभ एट मरघेटा बाजार जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, वो बहुत ही डिलेपिडेटेड कंडीशन में पाया गया है, राइट? अब मेंटेन नहीं करोगे तो खराब तो होगी, इसलिए आजकल रिनोवेशन, फिर से सारी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वगैरह सब चीज़ें हमें टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है ना? तो मरघेटा वैसे जान लो थोड़ा सा किस चीज के लिए इसका नाम है, कोलफील्ड एंड टी गार्डन्स के लिए ये जगह को जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे न्यूज में, न्यूज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो शहीद स्तंभ है ये कोमेमोरेट करता है माइटर्स ऑफ असम एगिटेशन दैट इज 1979 टू 1985। ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट, तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगी फिर से बोल के। लास्ट आपने नोट्स, इसलिए मैं कहती हूँ नोट्स लिखा करो, लिखो या फिर ये स्क्रीनशॉट लिया करो। ठीक है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। सेम चीज मैं बार बार नहीं कहूंगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये जो मूवमेंट थी यहाँ पे डिमांड किया गया था कि आइडेंटिफिकेशन करो एंड इलीगल जो इमिग्रेंट्स है उनको वापस भेज दो। ठीक है, तो वहीं पे जो शहीद हुए थे उनके नाम की ये शहीद स्तंभ है। तो जो सिंबल है वो रीजनल आइडेंटिटी, सेक्रीफाइस, हिस्टोरिकल मेमोरी है। तो वो चीज अगर डिलापिटेड कंडीशन में है तो रेस्टोर तो करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हिस्टोरिकल मेमोरियल चीज है। तो नेग्लेक्ट क्यों होता है कि कल्चरल एपिथी, इसमें नेग्लेक्ट ऑफ सच, अगर नेग्लेक्ट करते हो तो क्या दिखाता है वो कि आपको कल्चरल के प्रति आपको सम्मान है नहीं। हेरिटेज गवर्नेंस जो लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए वो फेलियर हो रहा है कहीं ना कहीं। एंड पब्लिक मेमोरी एंड स्टेट मेंटेनेंस का बैलेंस तो है ही नहीं, तभी ये सारी चीजें इतनी रेस्टोरेशन हो ही नहीं रही है।
ठीक है, डिलेपिडेटेड कंडीशन में पाया जा रहा है। तो असम मूवमेंट जो है दैट इज 1979-85, आपको पता है इट वाज लेड बाय आसू, दैट इज ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, असम अकॉर्ड के बारे में भी पढ़ा है, साइन बिटवीन आसू एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ा हुआ है, राइट। एन असम अकॉर्ड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अहोम गण परिषद, एजीपी, असम गण परिषद। अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा। तो शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अभी आप एग्जाम में ये आ गया शहीद दिवस, तो आपको लगेगा मैम ने तो जुलाई के आसपास पढ़ाया था, जुलाई वाला भी कुछ डेट दे देगा तो वो सही, तो ये ध्यान रखना, शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 10 इन असम टू रिमेम्बर मार्टर्स ऑफ असम मोमेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो है, एंड इसी बेस में एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। देन हमारा जो तीसरा न्यूज है वो है कछार strengthens organic footprint by dispatching high quality pineapples to न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हम ऑर्गेनिकली ग्रोन जो पाइनएप्पल्स है कछार डिस्ट्रिक्ट से भेज रहे हैं। तो ये हाईलाइट क्या करता है कि हमारा इंडिया का रोल, ग्रोइंग रोल टुवर्ड्स ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एंड असम में जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होती है वो भी हम नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट पे ये प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो कंसाइनमेंट जो भेज रहे हैं कौन से मिशन के अंडर है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, और ये सिर्फ ये कंसाइनमेंट भेजने के लिए या फिर ऐसे हम जो भेज रहे फ्रूट्स ऑर्गेनिक मटेरियल ये नहीं, इट ऑल्सो सपोर्ट वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड मार्केट लिंकेज। ठीक है, थोड़ा प्रीलिम्स के लिए ये सारे फैक्ट्स याद रखना। तो कछार के पाइनएप्पल ऐसे क्यों स्पेशल है, क्या इसमें खूबियां है, इसमें लो एसिडिटी, हाई स्वीटनेस एंड एरोमा बहुत अच्छा है, ग्रोन ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी हमने नेचुरल इनपुट एंड बायो फर्टिलाइजर यूज किया, कुछ सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह हमने यूज नहीं किया, तो इसलिए ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा फेवरेबल होती है। तो असम की जो पाइनएप्पल है सिर्फ न्यू दिल्ली में इंडिया में होती है, नहीं 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 नहीं, पूरी जगह होती है, यूएई, सिंगापुर, नेपाल तक भी हम भेजते हैं, है ना, कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राइट। तो इंडिया जो है इट रैंक्स अमंग टॉप 10 एक्सपोर्टर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, स्पेशली यूरोपियन यूनियन एंड यूएस। ठीक, ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है हमने पढ़ लिया। अच्छा, तो पाइनएप्पल बेल्ट इन असम सिर्फ कछार में है, नहीं, होजाई, कछार, कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ, थोड़ा याद रखना आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी ओवरसीज ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड इन असम, ये जो बॉडी है ये एजेंसी है, ओवरसी करता है ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड इन असम। एंड बाकी क्या ऑर्गेनिक चीज है असम में, ऑर्गेनिक हब्स इन असम इंक्लूड कार्बी आंगलोंग का जिंजर, अदरक एंड ग्वालपाड़ा का बनाना। ठीक, ये ध्यान रखना फैक्ट्स, ये एमसीक्यू जरूर से सॉल्व करना। तो चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो हमारा है अवेयरनेस कैंप ऑन समर्थ स्कीम हेल्ड टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो एक अवेयरनेस कैंप किया गया है ताकि हम यूथ एंड लोकल स्टेक होल्डर को बता सके कि फ्री स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है इन टेक्सटाइल सेक्टर। टारगेट कौन है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, वुमेन एंड रूरल वर्कर, ताकि उनको अवेयरनेस मिले अबाउट द समर्थ स्कीम एंड स्किल डेवलप कर सके इन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये समर्थ स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, कौन सी मिनिस्ट्री, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, क्योंकि इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर में कर रहा है। लॉन्च कब हुआ था, 2017। तो ये एम क्या है इसका कि कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, कैसे, ताकि डिमांड ड्राइवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किलिंग कर पाए, ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल वैल्यू चेन्स के माध्यम से। ये कवर क्या करता है, नीटिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, जर्मेंटिंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर। चलो ये तो बेसिक चीजें है, याद रख लोगे, जो याद नहीं रखना है वो मैं बता रही हूँ, आगे सुनते जाओ। इट एड्रेस शॉर्टेज ऑफ स्किल लेवर इन द इंडस्ट्री। तो ये सारे कुछ रीजन है जिसके चलते ये स्कीम फोकस करता है, इस स्कीम का एम है। अब टारगेट ग्रुप क्या है, यूथ ऑफ 18 टू 35 ईयर्स, विमेन, एसटी, एससी, ओबीसी, रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन, ये थोड़ा टारगेट ग्रुप याद रखना। ट्रेनिंग एरिया एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू एक्सेप्ट, ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट स्पिनिंग एंड वीविंग एंड मील्स। ठीक है, सिर्फ वीविंग आता है तो ठीक है, लेकिन स्पिनिंग एंड वीविंग एंड मील्स ये नहीं करता। बाकी ये सारे याद ना भी रखो, लेकिन याद कौन सी चीज में नहीं करता वो याद रखो, स्पिनिंग एंड वीविंग एंड मील्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है, ऑब्वियसली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेक्टर स्किल काउंसिल एंड स्टेट गवर्नमेंट एनजीओ।
एंड ट्रेनिंग आवर्स ये ज़रूरत नहीं है, फिर भी जान लो न्यूज़पेपर में था 200 आवर्स सॉफ्ट स्किल्स प्लस प्लेसमेंट असिस्टेंट। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन इंडिया है आफ्टर एग्रीकल्चर, तो इसलिए इसको प्रमोट करना तो और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा फाउंडेशन है ना, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। स्किल इंडिया मिशन जो है वो इंक्लूड करता है इस तरीके के स्कीम्स, संकल्प, समर्थ, ये वगैरह। तो समर ट्रेनिंग इंक्लूड्स नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, अलाइंड सर्टिफिकेशन तो देगा ये, चलो ये बेसिक चीजें हैं, ये सारी इतनी जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर में थी तो मैंने दिया कि हाँ। आप बोलोगे कि कोई बेनिफिशियरी है भी कि नहीं, देखो अराउंड 3 लाख बेनिफिशियरीज है जो ट्रेन हुए हैं इस स्कीम के अंदर, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी स्किल अगर इस साइड में है, इस इंडस्ट्री में आपका स्किल अगर इंटरेस्टेड हो तो यू कैन टू अप्लाई। या फिर आप नहीं करो, आपके साथ जो आपकी जान पहचान अगर कोई भी है जो इस एज ग्रुप में यूथ के है तो उनको भी बताओ कि ऐसे स्कीम है, आप इससे भी मदद कर सकते हो इन स्किल डेवलपमेंट। तो इस न्यूज में ये कहता है कि जो मल्टीपल एंटी डैम एंड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि वो एनजीटी को अप्रोच करेंगे, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक ये यूकेएम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो रिस्की है फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड्स वहाँ के, क्योंकि उस पे एलिगेशन लगाया गया कि ये प्रोजेक्ट वायलेट करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट को। ठीक है, इम्प्रॉपर या फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया ही नहीं गया हो। ठीक है, थ्रेट टू एक्वेटिक इकोलॉजी एंड सेक्रेट ग्रुप्स इन द रीजन, ये कम्युनिटी कंसर्न को इग्नोर करा है अंडर पैसा एंड एफआरए। रिवर एंड इकोसिस्टम के लिए डेंजर है, फार्म लैंड फॉरेस्ट बेल्ट के लिए ये डेंजर है। तो ये मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्यों लिखा, देखो किसी भी अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड जीएस 3 में अगर कुछ प्रोजेक्ट, या जीएस 2 में भी आ सकता है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, और गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, कुछ कनेक्ट करके ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो एक इन्वायरमेंट पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इफेक्ट हो सकती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे वो कोई भी डैम के बारे में हो, चाहे वो कोई भी जंगल काट कर कुछ भी एक कॉर्पोरेट कुछ भी बनाने का बात हो। तो ये सारी चीजें तो फोकस करनी ही पड़ती है, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको नोट्स में लिख के रखना है कि कुछ भी इन्वायरमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ के आए, जहाँ पे जंगल काटने की बात आए, जहाँ पे डैम बनाने की बात आए, कोई प्रोजेक्ट बनाने की बात आए, तो ये सारी चीजें तो ध्यान में रखना है कि क्या क्या वायलेट हो सकता है। या आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो कि ऐसा करना है ताकि हमारा ये राइट वायलेट ना हो, ये चीज हम थ्रेट ना बने, फिर रीजन कम्युनिटी कंसेंट हम जरूर से ले। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया। ठीक है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख देना, क्योंकि ये सारी कांस्टेंट चीजें हैं जो कुछ भी टॉपिक आ जाए घुमा फिरा के आप लिख सकते हो, राइट। देन ईआईए, ये हमें पता है कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है मैंडेटरी होती है फॉर मेजर प्रोजेक्ट अंडर दिस नोटिफिकेशन 2006, ये मैंने कराया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर भी आज। ठीक है, तो ये यूकेएम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, मैं बताती हूँ थोड़ी देर बाद में कि ये क्या होता है। लोकेटेड कहाँ पे, असम मेघालय बॉर्डर, राइट। और एनजीटी क्या है, इट्स स्टेचुटरी बॉडी जो केस जो हियरिंग करता है केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। डिसीजंस बाइंडिंग होती है एंड डिसीजन को आप चैलेंज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। ठीक, अब जो ये यहाँ पे मैंने कहा कि रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर, वो होता क्या है, इसमें लेस स्टोरेज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो जनरेशन होती है ना, वो पावर जनरेट करती है थ्रू द नेचुरल फ्लो ऑफ ए रिवर। नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर की यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट द नीड ऑफ लार्ज डैम एंड रिजर्वर। इसमें बहुत बड़े वाली जो डैम रिजर्वर बड़े स्टोरेज सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर को डाइवर्ट करके वो थ्रू अ पेनस्टॉक टू टरबाइन वो पावर जनरेट करता है, कि यहाँ पे हाँ टरबाइन बिठा दिया, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर से ही वो पावर जनरेट कर रहा है। बड़े बड़े डैम से ऐसे जरूरत नहीं है, उसे ही हम कहते हैं रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक आपको जानना चाहिए तो मैंने ये आपको बता दिया, याद रखना, एमसीक्यू सॉल्व करना। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो ये है कि बेंगल स्लो लोरीज, ये एक पाया गया है, ठीक है, असम में, जो दिखाता है कि हाँ एक इसके थ्रू हम इस स्पीशीज के बारे में कम्युनिटी अवेयरनेस तो कर पाएंगे, लेकिन जो ये पाया गया है ना, ये इंडिकेट करता है कि इनके हैबिटेट में डिस्टरबेंस तो होती है, लीगल वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी इनके अगेंस्ट भी होती है, तभी वो पाया गया ना यहाँ पे, है ना।
तो इसके बारे में जान लेते हैं। इट्स द ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉक्टर्नल मीन्स जो रात को एक्टिव होता है, जैसे और भी है ना बहुत सारे, बैट हो गया, आउल हो गया, जो रात को एक्टिव करते हैं, निशाचर प्राणी, वो तो हम भी, एस्पिरेंट्स भी बहुत होते हैं, हम भी होते हैं, है ना। तो नॉक्टर्नल, ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मोस्टली फाउंड इन असम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मध्य प्रदेश तो आएगा नहीं। हैबिटेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इनकी जो सलाइवा होती है वो टॉक्सिक होती है, इसी से ही वो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। दे आर अर्बोरियल एंड नॉक्टर्नल, ऑफन फाउंड इन होलो ट्रीज। अर्बोरियल मतलब क्या है, जिसकी जिंदगी ट्रीज, बंदर वंदर भी अर्बोरियल ही होते हैं क्योंकि वो ट्रीज में रहते हैं, ठीक है। इंडिया इज होम टू वन स्लो लोरीज स्पेशल स्पीशीज वाइल साउथ ईस्ट एशिया हैज अदर्स, ठीक है। इंडिया में एक पाया जाता है ऐसे स्पीशीज। पोजेशन और ट्रेड, आप अगर इसे रखते हो या फिर ट्रेड करते हो, बेचते हो, तो ये इलीगल एंड पनिशेबल है। क्यों? क्योंकि इट्स अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। शेड्यूल 1 यानी हाईएस्ट प्रोटेक्शन, राइट। एंड साइट्स में कितना है, अपेंडिक्स 1, जो कि बैंड है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये एंडेंजर्ड है। एंड एंडेंजर्ड क्यों है? क्योंकि इसकी हैबिटेट लॉस, हंटिंग होती है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, ट्रेडिंग होती है, इनकी लो रिप्रोडक्टिव रेट भी है, तो इसलिए ज़्यादा वो प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते। दीज आर सम ऑफ द रीजंस। तो ये सारी आप याद रखना फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, इट्स एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट हमारा आज फैक्टी न्यूज़। वैसे तो सैटरडे को होता नहीं है, बट आज कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ताकि सैटरडे में आपको ये फील ना हो मैम इतना ज़्यादा लंबा सेशन ले रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ, ताकि आप सैटरडे को वीकेंड वाला फील ले सको। तो लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट भी रन ऑन द रिवर, जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था वही है, देख लेना क्या है, ठीक है। ऑन सुबनसिरी रिवर बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड असम। किसके द्वारा? बाई एनएचपीसी। एनएचपीसी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। रीजन लाइज करते हैं सिस्मिक जोन 5, इसलिए डैम सेफ्टी ये सब क्रिटिकल कंसर्न तो है। देन place in news were Salmara Mankachar is the westernmost district of Assam, created in 2006 from Dhubri state के ऐसे year याद रखना आ जाते हैं। Then foreign exchange reserve was in news। ये एक एक्सटर्नल एसेट होता है जो कंट्री के सेंट्रल बैंक रखता है, जैसे हमारा आरबीआई रखता है, इन फॉरेन करेंसीज, ताकि हम जो लोन लेते हैं हम दे सके, इंटरेस्ट पे कर सके, लाइबिलिटीज जो होती है तो वो हम रिटर्न कर सके। तो इन्फ्लुएंस हमारी मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी ये मैटर करता है। तो ये आपका स्टैटिक है, मैंने ऐसे ही दिया आपको थोड़ा सा रिवाइज, आज जाके स्टैटिक पढ़ना, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, शॉर्टकट में बता रही हूँ, यहाँ से सुन के और उसमें स्टार मार्क कर देना, बिकॉज इट इज इन न्यूज। तो अगर एग्जाम में आता है आप ये मत बोलना करंट अफेयर्स आया मैम, करंट अफेयर्स में तो आया बट इट्स कोर स्टैटिक, ठीक है। तो ये क्या है, इंडियंस फॉरेस्ट सॉरी फॉरेक्स रिजर्व रैंक एज ऑफ 2025 ये फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है इंडिया की, ठीक है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक है फॉरेन करेंसी एसेट, जो कि एक लार्जेस्ट कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व में से एफसीए इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट। क्या इंक्लूड करता है? इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, बैंक डिपॉजिट हेल्ड इन मेजर करेंसीज। कौन कौन सी? यूएस डॉलर, यूरो, फिर पाउंड एंड देन जापानी सीएन, ठीक है। गोल्ड रिजर्व होता है कंपोनेंट्स में, गोल्ड रिजर्व ऑब्वियसली फिजिकल गोल्ड हेल्ड डोमेस्टिकली विद फॉरेन कस्टोडियंस, दैट इज बैंक ऑफ इंग्लैंड, रीवैल्यूड एट मार्केट प्राइस। तो ये सारी चीज है, समझाने लायक कुछ नहीं है, ये स्टैटिक का पार्ट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रही हूँ ताकि रिवाइज कर लो, बस जाके आज किताब खोलो, ये टॉपिक देखो। एसडीआर, देन रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ को, एसडीआर वैल्यू बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ 5 मेजर करेंसीज, ठीक। Reserve Trench position RTP, position of India's quota with IMF that can be assessed unconditionally। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, ये क्रिएटेड बाय IMF, ये इंडिया का कितना कोटा है IMF के साथ, दैट इज RTP। एंड ये 5 मेजर करेंसी कौन सी है आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में किताब में देख के, ठीक है। देन अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जो लेफ्ट विंग
एक्सट्रीमिज्म है, जिसे हम नक्सलिज्म भी कहते हैं, वो बहुत घट गई है। पहले जो चीज 120 डिस्ट्रिक्ट में थी, अब वो सिर्फ 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट में ही एक्टिव है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। ये फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू नोट इट इन योर GS3 वाला इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट। ठीक है, ये एग्जाम में कोट कर सकते हो एस एग्जाम्पल, एज पॉजिटिव क्या चीज अभी हो रहा है। तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये आर्म्ड इंसर्जेंसी बाय माओइस्ट ग्रुप है, जो इंस्पायर्ड होता है किसके आइडियोलॉजी से? मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। ठीक है, एमिंग टू ओवरथ्रो द स्टेट। रेड कॉरिडोर क्या होता है? इसी चीज से रिलेटेड, स्ट्रेच ऑफ दिस LWE affected districts spanning central and eastern India. सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न नहीं है। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? लार्ज स्केल पैरामिलिट्री कैंपेन लॉन्च्ड इन 2010 अगेंस्ट इनके ही LWE माओइस्ट के अगेंस्ट जो किया गया था, वो ऑपरेशन ग्रीन हंट। समाधान डॉक्ट्रिन क्या होता है? ए होलिस्टिक काउंटर LW स्ट्रेटेजी बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इनके अगेंस्ट जो हमने स्ट्रेटेजी जो हम चलाते हैं डॉक्ट्रिन, वो होता है समाधान डॉक्ट्रिन। तो समाधान डॉक्ट्रिन इन न्यूज, तो आप ये मार्क करना। जो CPI माओइस्ट है, ये बैंड है, ठीक है, एक्टिव नहीं, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर UAPA एक्ट 1967। नक्सलबाड़ी मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल जो था, वो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ LWE इन इंडिया, दैट इज द इनिशियल पॉइंट। देन ग्रे हाउंड्स आंध्र प्रदेश में, कोबरा यूनिट, CRPF आर द एलाइट एंटी नक्सल फोर्सेस। ये एंटी नक्सल के खिलाफ ये सारे वर्क करते हैं। तो LW नाउ फ्यूचर्स ऑन डिक्लाइनिंग इंटरनल थ्रेड लिस्ट इन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो डिक्लाइन तो हो रहा, राइट, तो ये थोड़ा याद रखना। एंड रशिया अभी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड, किनको उन्होंने रिकॉग्निशन दी है? तालिबान रिजिम को अफगानिस्तान में। ठीक है, सो इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू टेक दिस डिप्लोमेटिक स्टेप। ठीक है, और जो मॉस्को फॉर्मेट न्यूज में रहता है कभी कभी, वो क्या है? रशिया लेड रीजनल टॉक्स ऑन अफगानिस्तान, जहां पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं? इंडिया, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशियन नेशन। तालिबान इज स्टिल डेजिग्नेटेड एज टेरर ग्रुप इन सम कंट्रीज, ठीक है, बट UN के द्वारा टेरर ग्रुप अभी तक घोषित ऐसा किया नहीं गया। तो ये कुछ फैक्ट्स है, याद रखना फॉर IR, राइट। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है, वो कहता है कि डिस्कस करो कि सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज हाइड्रोकार्बन क्या है फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, और उसमें चैलेंज क्या है एंड वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं हम रिफॉर्म्स। तो देखो, अंडर आत्मनिर्भर भारत विजन जो हमारा है, उसमें हर कुछ तो इम्पोर्टेंस बन जाता है इफ इट्स अबाउट डोमेस्टिक, हमारा कुछ भी हम डोमेस्टिक अपने खुद से करें। तो ये जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन है एंड प्रोडक्शन है, ये तो बहुत ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि एनी रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वो बहुत रिच है इन हाइड्रोकार्बन, बट फिर भी बहुत सारी रीजन अब भी अनटैप्ड है। पोटेंशियल तो है, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीजें कमी होती है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, पहले देख लो कि नॉर्थ ईस्ट हाइड्रोकार्बन वेल्थ की सिग्निफिकेंस। रिसोर्स पोटेंशियल, तो ये रीजन जो है, इट फॉल्स अराउंड 18% ऑफ इंडिया हाइड्रोकार्बन रिसर्च, लेकिन ये कंट्रीब्यूट सिर्फ 13% करता है। कम है कि नहीं? 13% इन केस ऑफ क्रूड ऑयल एंड 16% इन केस ऑफ नेचुरल गैस। देन स्ट्रेटेजिक बेसिन्स, तो एरियाज लाइक जो अपर असम वाली शेल्फ है, असम अरकन फोल्ड बेल्ट है, ठीक है, ये ऑयल्स, ये जो यहाँ पे स्पैन ओवर दिस किलोमीटर, याद ना भी रखो रेंज, विद एन एस्टिमेटेड ऑफ 55 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो कितनी स्ट्रेटेजिक बेसिन इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, डिगबॉय इन असम वाज अमंग इंडियाज फर्स्ट ऑयल फील्ड, हाउएवर सिर्फ 10% ऑफ द बेसिन हैज बीन एक्सप्लोर्ड टू डेट। एक्सप्लोर सिर्फ 10% का ही हुआ है, अब तक कुछ इतना हुआ नहीं है। इकोनॉमिक बूस्ट, ये सारे एक्सपांशन करेंगे तो ऑब्वियसली जॉब क्रिएट होगा, है कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीजें सिग्निफिकेंस तो है, किसी भी चीज की सिग्निफिकेंस तो है। अब चैलेंज क्या है? जियोलॉजिकल, बहुत ही हिली एरिया है, कम्प्लेक्स फोल्ड बॉन्ड है, तो ये सारी एक्सप्लोर करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। रिजिड कंट्रेक्चुअल रिजिम्स, जो करंट पॉलिसीज है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट वही जियोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी के चलते। प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम है, 90% ऑफ द फील्ड अब भी पब्लिक सेक्टर के अंडर है, ONGC कह लो, ऑयल कह लो। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर के अंडर नहीं होने से कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और बाकी ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स हैम्पर तो होती ही है, क्योंकि प्रोसीड्यूरल डिले होती ही है। ऑफिशियल लेवल में जाओ, कुछ भी चीज़ इजीली कभी होता नहीं है। डिजिटलाइज होने पे बहुत चीज़ें हो रखी है, बट अभी भी डेवलपमेंट तो होनी है, बहुत सारी स्कोप बाकी है।
तो अब क्या हम कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन विजन 2030 कि फ्लेक्सिबल वर्क प्रोग्राम्स लाए, थोड़ा टाइमलाइंस को एक्सटेंड करें, कॉन्ट्रेक्चुअल रिफॉर्म्स करें कि हाँ 2 years मिनिमम एक्सटेंशन करें हर चीज़ में, ताकि और ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर पाए, इंटेंसिव इंटेंसिव दे सके कि एक्सप्लोर करो ये इंटेंसिव वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है। तो मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाओ, चाहे कुछ भी हो जाए एक्सप्लोरेशन करो। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, वही प्राइवेट सेक्टर होगे तो ऑपरेशनल फ्रीडम हमें ज़्यादा मिलेगी, हम ज़्यादा प्रोसीड्यूर पे इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। टेक इन्फ्यूशन, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, वो एजिंग जो पुराने फील्ड्स है, ये सारे चीज़ों को हम डेवलप कर पाएंगे। ड्राफ्ट PNG रूल्स 2025 मस्ट फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्ट रीडिज़ाइन, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पे हम फोकस करें ताकि ये सारी करप्शंस भी कम हो। तो ऐसा है कि अभी नॉर्थ ईस्ट सिर्फ पेरिफेरल एनर्जी जोन नहीं है, ये क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एसेट है इंडिया की टूवर्ड्स एनर्जी आत्मनिर्भरता। तो अगर हम ये अनलॉक कर लेते हैं, ये सारे रिफॉर्म्स लाते हैं, तो जो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी में इंक्लूसिव ग्रोथ का रोल प्ले कर सकता है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन, बिकॉज बहुत सारी पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसलिए अभी लेस इज मोर एग्जाम में आपकी पोटेंशियल को आप निखारो, हर चीज फॉलो करने के चक्कर में अपने पोटेंशियल को भूलो मत। अब थोड़ा पढ़ के भी बहुत नंबर, बहुत सारी पीस अपने लिए ला सकते हो। पीस मार्क्स सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, तो अपने पोटेंशियल को जानो। बस लोग बोल रहे हैं 10 किताब पढ़ लो तो पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो टू द पॉइंट पढ़ो। तो आज का मैपिंग न्यूज, तो साउथ चाइना सी लास्ट वीक न्यूज में था, हमने देखा भी था। तो ये थोड़ा सा देखना है कि ये 9 डैश लाइन है जो चाइना क्लेम करता है, राइट। तो ये 9 डैश लाइन के यहाँ कौन कौन सी कंट्री है आपको आइडिया होनी चाहिए। ये वियतनाम, ग्रीन वाला मलेशिया, ब्रूने यहाँ पे, देन फिलीपींस, देन ताइवान। तो ये 9 देश के इर्द गिर्द कौन सी कंट्री है आपको याद होना चाहिए। ये आइलैंड आप कुछ याद रखना, परासल आइलैंड, स्करबोरोग शॉल, एंड देन स्प्रेटली आइलैंड। कभी नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ऐसा आ जाएगा, तो ये नॉर्थ टू साउथ PSS ऐसे याद रख लो। ये P, ये S, ये भी S है लेकिन ये SP याद रख लो, PSP। तो SP वाला ये, ठीक। तो ये थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कभी न्यूज़ में तो रहता ही है, लेकिन अभी ये स्टैटिक का ही पार्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये घना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी रिवर है। लेक वोल्टा आ जाए, मैच द फॉलोइंग में आता है ऐसा, UPSC में, APSC में भी आ जाएगा। ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, ये सब कहाँ है तो आपको याद रखना है कि घना, ठीक है। घना कहाँ, वेस्ट अफ्रीकन रीजन है, राइट। तो यहाँ पे साइड में गल्फ ऑफ गुइनिया एंड अटलांटिक ओशन के बीच रह रहा है घना। ऊटी रिवर भी कहाँ पे, घना, ठीक। या बुई नेशनल पार्क याद रखना, मोल नेशनल पार्क, थोड़ा बस तरमाले, कुछ कुछ जगह का नाम, दिग्या नेशनल पार्क, ठीक है। तो ऐसा कुछ नाम आएगा तो आपको याद रखना है, ओके। तो ये लेक के नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ओके। तो यही थे इस वीक में। बाकी जो वीक में थे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ईरान हो गया, इसराइल हो गया, वो सारा हमने लास्ट वीक कर लिया है। तो क्यों ही 2 बार यहाँ पे करूँ, वो तो आपका काम है। रिवीजन रिवीजन करो अच्छे से। देखो आप अगर ना नोट्स ऐसे स्लाइड्स अगर आप एल्बम बना के रखते हो गैलरी में, या फिर आपके ऑनलाइन नोट्स में पार्ट पार्ट रखते हो, तो आज जैसे सैटरडे, ये आपकी ड्यूटी है कि रात को 2 घंटा देख के सारे वीक का रिवाइज कर लो। टू द पॉइंट ही तो है सारा, और नोट्स में लिख रहे हो तब तो और भी अच्छा है। स्टैटिक में अगर नोट्स अपग्रेड कर रहे हो तो वो तो आपको पता ही है, दूसरे कलर पेन से लिख दो रेड कलर से कि हाँ ये सारे करंट अफेयर्स थे, है कि नहीं। तो वैसे करो जिससे आपका रिवीजन इजी हो। देखो रिवीजन करना ज़रूरी है, सबको पता होता है, लेकिन ये इजीली कैसे करें। फिर से किताब उठा के फिर से न्यूज़पेपर खोल के पढ़े क्या, नहीं। टॉपर्स कहते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल चिपका दो, यार वो पढ़ोगे नहीं। वो कुछ लोग पढ़ते हैं, वो बहुत लिमिटेड लोगों की क्षमता होती है, बट क्या उसकी क्षमता और आपकी क्षमता एक है। पढ़ने को तो कोई कोई 10 घंटे भी फोकस कर लेता है, बट आप 10 घंटे करते हो सही में। आप अगर 6 घंटे फोकस कर रहे हो तो आप 6 घंटे पढ़ो ना। तो उसी तरीके से देखो, जो आपकी क्षमता है, औकात है, वैसे ही हिसाब से पढ़ो। आप खुद से पूछो पहले मेरी औकात क्या है, जो टॉपर कह रहा है वैसा मैं पढ़ सकता हूँ या कुछ, ठीक है। किसी भी जगह पहुंचने की रास्ता बहुत सारी होती है, एक ही रास्ता नहीं होता। तो आप अपना रास्ता पहले देखो फिर उसे अप्लाई करो। बाकी हम तो है ही फॉर योर गाइडेंस। तब तक के लिए आप ओएसिस एडोजोन को
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सेम जगह पढ़े। एंड फिर संडे को जब फ़ोन पे बात करोगे ना 30 मिनट सेल्फ लव के चक्कर में, तो दोस्त आपको क्वेश्चन कुछ यहाँ से ही पूछे, आप भी पूछो, तो रिवीजन भी हो जाए, टाइम की यूटिलाइजेशन भी हो जाए, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मंडे को मिलेंगे, कल संडे है, तो आप सब संडे को अच्छे से रिवाइज करिए। रिवीजन के बाद हाफ डे छुट्टी लीजिए, उसमें अपने आप को टाइम दीजिए, मूवी देखिए, सीरीज देखिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए। और फैमिली साथ में नहीं है तो फ़ोन पे भी उनसे बात कीजिए, क्योंकि फैमिली, पेरेंट्स जब तक है तब तक आपकी लाइफ ब्लेस्ड है, ठीक है। जब तक वो है उनके साथ बात कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।